तो नमस्कार, जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और डिस्कस करेंगे यहाँ पे एलटी साइंस के लिए, जिसमें हम केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे ये होगा। इससे पहले हमने कई पार्ट बना चुके हैं, शायद पहला पार्ट आपको लिंक में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ अगर आप इसका चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किन किरणों से हुई, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय विच रेज। कैनाल रेज यानी कैथोड रेज से, कैनाल रेज से, अल्फा रेज से, या फिर गामा रेज से। इनमें से क्या है सही आंसर, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। देखो, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, आपको पता है कि जे थॉमसन को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। इन्होंने जब अपना फेमस जो है गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट वाला ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें इन्होंने एक ट्यूब ली थी, इसके अंदर कुछ गैसेस को भरा था, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया था जिससे कि प्रेशर बहुत ही कम बन सके, कम लो प्रेशर हो सके इसका। और यहाँ पे हाई वोल्टेज की एक बैटरी लगाई गई और यहाँ के इसके अंदर गैस भर दिया गया। जब इन्होंने इस सिस्टम से करंट पास कराई, क्या देखते हैं कि कुछ रेज जो है ये आपका कैथोड है, ये हमारा एनोड है। तो कुछ रेज जो है कैथोड से एनोड की ओर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगती हैं, इस तरह से चलने लगती हैं, क्योंकि इसी रेज को उन्होंने कैथोड रेज कहा था। ये जो रेज है इनको उन्होंने कैथोड किरणें कहा था, क्योंकि कैथोड से निकल रही है इसलिए इनको कैथोड किरणें कहा था। और क्योंकि ये नेगेटिव कैथोड यानी ये नेगेटिव कैथोड से निकल रही है, इसलिए इन्हीं को आगे जाके इलेक्ट्रॉन कहा गया, नहीं इन्हीं को आगे जाके जो है इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना गया। और इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो कैथोड रेज से हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैनाल रेज क्या है? कैनाल, जब प्रोटॉन की खोज की जा रही थी तो कैनाल रेज उस प्रोटॉन से संबंधित कैनाल रेज है। अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है कि अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और गामा रेज पे कोई चार्ज होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना 4 मिथिल या 4 मिथाइल पेंटीन 2 की है? कौन सी संरचना 4 मिथाइल पेंटीन 2 की है? तो आपको ये पेंटीन जैसे यहाँ पे इन लग गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात हो रही है। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो आप 5 कार्बन बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिए। इन है, और कौन से पे है इन? दूसरे पे। इसका मतलब डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे होगा, इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। और चौथे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 इस वाले पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यानी CH3 जुड़ा हुआ है। तो बस ये इसका बस इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। इसको कितने चाहिए? इसको 3 चाहिए, 1 2 3, इसको 1 चाहिए, इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये है 4 मिथाइल। यहाँ पे आपको पता है नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो इसका यहां से होगा 1 2 3 4 5, ये रहा 4 मिथाइल और पेंटीन 2। तो इसमें से कौन सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है 4 मिथाइल पेंटीन 2 का? यहाँ पे देखो, पहले डबल बॉन्ड गिनो, डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? इसमें डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन पे है तो गलत हो जाएगा। डबल बॉन्ड हमेशा दूसरे कार्बन पे आना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें 1 2, या तो इसमें डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है, या तो इसमें है, इसमें तीसरे पे। ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड इसमें तीसरे पे है, इसमें पहले पे है, हमें डबल बॉन्ड चाहिए दूसरे कार्बन पे। अब बात आती है इनमें से कौन सा सही है? उनमें से वो सही होगा जो जिसमें 5 कार्बन होंगे। तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो 2 7 है। ठीक है, टोटल कार्बन हमारे पास 6 कार्बन होने चाहिए यहाँ पे, इसको मिला के भी इसमें 7 कार्बन आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 और 2 6। तो ये हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रोंस्टेड हाइपोथेसिस के अनुसार वाटर क्या है? ब्रोंस्टेड जो हाइपोथेसिस है हमारी, उसके अनुसार जल क्या है? एक बेस है, एक एसिड है, एसिड बेस दोनों है, या फिर सॉल्ट है? देखो, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो वाटर होता है, जो H2O है, वो एक एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। ये एक एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करता है। ये कभी एसिड की तरह बिहेव करता है, कभी बेस की तरह बिहेव करता है। इसमें मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। एसिड बेस की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कई सारी थ्योरीज हैं, उन पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, वीडियो में बनाऊंगा, चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑक्सीकारक बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, इसको बोलते हैं
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निम्न में से कौन सा एक ऑक्सीकारक हो सकता है? ठीक है, कौन सा ऑक्सीकारक है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी गेन करने को ग्रहण बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी दान करता है, प्रोटॉन को गेन करता है या फिर प्रोटॉन को डोनेट करता है? आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? देखो एक सिंपल सा फंडा होता है, सिंपल सा फंडा ये होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण को, जिसका खुद से ऑक्सीकरण हो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की जैसा काम करेगा। किसके जैसा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा, यानी कि अपचायक के जैसा, अपचायक के जैसा। और जिसका खुद रिडक्शन हो रहा हो, रिडक्शन, जिसका खुद से रिडक्शन हो रहा हो, रिडक्शन बोलते हैं अपचयन को, जिसका खुद से अपचयन हो रहा हो वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, यानी वो ऑक्सीकारक का काम करता है। ये आपको ध्यान से समझना है, बस उल्टा समझना है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है प्रोड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं, यानी अपचायक के जैसा काम करता है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक के जैसे काम करता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन उसका होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी दान करता है, रिडक्शन उसका होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब देख लो यहां पे हमें पूछा है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब ये वाला ग्रुप, ये वाला मतलब ये जो जिस ऑक्सीकारक उसी का होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टेबल को ध्यान से देखो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन का मतलब उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा किरणें होती हैं, अल्फा रेस क्या होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, कोई चार्ज नहीं होता है इनपे। एक और ऑप्शन था वो गायब हो गया। अब इनमें से बताना है आपको अल्फा, आप सभी को पता है कि जो अल्फा रेज होती हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस को, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा रेज बोलते हैं और अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो गामा रेज होती हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता और जो बीटा रेज होती हैं, बीटा रेज, बीटा किरणें, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है? नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है, नियोन का है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करना आता होगा। नाइट्रोजन का कुछ ऐसे होगा 1s2 2s2 और 2p3, 7 होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 और 2p4। फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2 2s2 2p5 और नियोन का 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। अब बताना है आपको कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किसका है इनमें से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। देख लो यहाँ पे आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है उसमें p सब सेल या p सेल जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक को हम px बोलते हैं, एक को py बोलते हैं, एक को pz बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी है कि पहले सभी को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तब पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे देखो px में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 भर लो, py में 2 है तो 2 भर लो और pz में 1 है तो 1 ही भरेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन का होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता करने के लिए आपको कुछ नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसी का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो अगर एक कोई एटम न्यूट्रल है, फॉर एनी न्यूट्रल एटम, फॉर एनी न्यूट्रल एटम, अगर कोई एटम न्यूट्रल है उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं और जितने किसी के पास प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 9 हमारा करेक्ट आंसर यानी फ्लोरीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ब्रोंस्टेड परिकल्पना के अनुसार जल क्या है? अम्ल और क्षार दोनों है, अभी ऊपर बताया भी था। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक कोई नाम x है, हमें नहीं पता, और एटॉमिक नंबर उसका जो है 72 है और एटॉमिक मास यानी परमाणु भार उसका 180 है, 180 है।
उससे इस तरह से रेडिएशन निकलते हैं। पहले अल्फा रेज निकलती है, एक समझ लेना, पहले एक अल्फा रेज निकलती है, फिर एक बीटा रेज निकलती है, फिर एक अल्फा रेज निकलती है, फिर गामा रेज निकलती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ये सही है। ये बीटा यहाँ पे लिख लेना, ये बीटा यहाँ पे लिख लेना, बीटा रेज। ठीक है, आ जाओ करते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए, जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा रेज निकलती है, एक अल्फा रे, कोई भी अल्फा रेज निकलता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में, यानी उसके परमाणु क्रमांक को Z बोलते हैं, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, कितने की कमी? 2 की कमी, और उसके परमाणु भार यानी एटॉमिक मास को A बोलते हैं, एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है अगर अल्फा रेज निकले। अगर किसी से एक बीटा रेज निकलता है तो बीटा रे के निकलने की वजह से परमाणु क्रमांक यानी Z में 1 की बढ़ोतरी, 1 की वृद्धि होती है, यानी वो एक स्थान ऊपर खिसक जाता है, और उसके परमाणु भार यानी एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता अगर उससे एक बीटा रेज निकल रही है तो। परमाणु एटॉमिक मास में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है 1 बढ़ जाता है। अगर किसी से गामा रेज निकल रहा है तो गामा रेज में ना तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं, एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं, जो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। अब आते हैं इस पे, देखो ये देखो, यहाँ पे इसी पे आते हैं हम सीधा। एक कोई नाभिक दे रखा है हमें, जिसका शुरू में एटॉमिक नंबर, उसका नाम X है, एटॉमिक नंबर उसका 72 है, और एटॉमिक मास यानी परमाणु भार उसका 180 है। ये बोल रहा है कि इससे एक अल्फा रेज निकल गया, एक अल्फा रेज निकल गया। अभी मैंने बताया था, जब किसी परमाणु से, किसी नाभिक से एक अल्फा रे निकलता है, तो एक अल्फा रेज निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है। दो तो इससे 2 कम करेंगे तो 72 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और इसके परमाणु भार में यानी एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है। तो ये आपको पता है कि नीचे एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम में, ऊपर एटॉमिक मास होता है। तो 180 में से 4 घटाएंगे तो बच्चे को पता है, इसका आंसर 176 निकलता है। फिर बोल रहा है कि इसी से, अब ये x1 बन गया, अब इसी से बोल रहा है कि अब हम बीटा रेज निकालते हैं। एक बीटा रेज निकाल ली, इससे एक बीटा रेज निकलती है। तो मैंने बताया कि बीटा रेज के निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। तो ये है इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, और ये परमाणु भार में कोई चेंज नहीं आता, तो ये 176 ही रहेगा। अब इसका नाम इन्होंने x2 रख दिया, यहाँ पे x2। ये बोल रहा है कि फिर से एक अल्फा कण निकलता है, इससे फिर से एक अल्फा रेज निकल रहा है। तो अल्फा रेज के लिए वही होगा, इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी। तो ये इसका परमाणु क्रमांक है x2 का, x2 बोला मैंने क्या, x2 के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। तो 71 में से 2 जाता है तो 69 बचता है, और परमाणु भार में 4 की कमी आएगी। 174 में से 4 घटता है तो 172 बचेगा। अब इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? x3 रख दिया। और लास्ट में फिर से इससे एक गामा रेज निकलती है। क्या निकलती है? एक गामा रेज निकलती है, यानी एक गामा रे निकल रही है इससे। तो गामा रेज के निकलने से मैंने बताया, ना तो एटॉमिक मास में कोई चेंज आता है, ना एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। लास्ट में जो 4th एटम x4 हमें मिलेगा, वो कुछ उसका एटॉमिक नंबर भी यही होगा जो इसका होगा, यानी 69 एटॉमिक नंबर होगा और 172 एटॉमिक मास होगा। तो क्या कोई ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला 172 जिसका एटॉमिक मास हो और 69 जिसका एटॉमिक नंबर हो? तो ऑफ कोर्स ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 69 एटॉमिक नंबर है, ये देखो यहाँ पे, और एटॉमिक मास 172 है, वो है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। कोई भी एटम, मान लीजिए कोई एटम x है, इसका एटॉमिक नंबर, एक सरल भाषा समझो, एटॉमिक नंबर मान लो इसका 20 है और एटॉमिक भार मान लो इसका 40 है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो ऑल्दो ये कैल्शियम का एक्स यहाँ पे कैल्शियम का एटम है, कैल्शियम जनरली आइसो वो रेडियो एक्टिव होता नहीं है, तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए इससे एक अल्फा रे निकलेगा, तो अल्फा रे के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। तो 2 की कमी मतलब जो नया एटम बनेगा उसमें 2 की कमी आएगी, तो एटॉमिक नंबर 20 से 2 कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है, जो 40 से 4 कम हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा।
ठीक है। मान लो फिर से किससे बीटा रेज निकालते हैं हम लोग, बीटा रे निकालते हैं, तो बीटा रे के निकालने से मैंने बताया था एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि होती है, तो एटॉमिक नंबर अभी 18 है इसका, तो एक बढ़ जाएगा 19 हो जाएगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता तो 36 रहेगा। इस तरह से आप किसी भी एटम का, किसी भी जो रेडियो एक्टिव एटम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उनका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। बताना मुझे कोई दिक्कत परेशानी हुई तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।